हेलो दोस्तों, मैं संदीप पांडे, विषय विशेषज्ञ राजनीति विज्ञान, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरा चैप्टर जो है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, इसका अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति में जब हम आते हैं, इसका जो मेथड है उसमें देखते हैं तो ज्ञान की मुख्य रूप से दो पद्धतियां हैं, एक आगमनात्मक पद्धति और दूसरा निगमनात्मक पद्धति। पहले हम चर्चा करेंगे आगमनात्मक पद्धति क्या। आगमनात्मक पद्धति से तात्पर्य ये होता है कि इसके अंतर्गत ऐसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनका स्वरूप या तो ऐतिहासिक हो या फिर प्रयोग, तुलना और प्रयोग और निरीक्षण का परिणाम हो। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें विशिष्ट तत्वों से सामान्य सिद्धांत की ओर हम बढ़ते हैं आगमनात्मक पद्धति में। दूसरा जो है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें हम निगमनात्मक पद्धति में सामान्य सिद्धांतों के सही होने की कल्पना हम पहले ही कर लेते हैं और सिद्धांत से फिर विशिष्ट तत्व की ओर बढ़ते हैं। तो दोनों में ये अंतर है कि आगमनात्मक पद्धति में हम ऐसे तत्वों का अध्ययन करते हैं जिनका स्वरूप ऐतिहासिक या प्रयोग, तुलना के बाद हम किसी परिणाम पे पहुंचते हैं और इसमें विशिष्ट तत्व से सामान्य सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। और निगमनात्मक पद्धति में हम सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना पहले ही कर लेते हैं और उसके बाद हम सिद्धांत से विशिष्ट तत्व की ओर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दो तरह की राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति में, एक परंपरागत अध्ययन पद्धति है और दूसरा आधुनिक अध्ययन पद्धति या जिसे अन्य अध्ययन पद्धतियां कहते हैं। हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे परंपरागत अध्ययन पद्धति क्या। परंपरागत अध्ययन पद्धति में मुख्य रूप से पहला है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति ये भी आगमनात्मक पद्धति क्या ही है। आगमनात्मक पद्धति में हम पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का अध्ययन करेंगे, ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन करेंगे और फिर प्रयोगात्मक पद्धति का अध्ययन करेंगे। और एक जो दार्शनिक पद्धति है वह निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। तो अंत में हम फिर दार्शनिक पद्धति का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम ध्यान देंगे पर्यवेक्षणात्मक पद्धति पर। इसमें क्या होता है कि मानवीय इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का निकटता से अध्ययन करते हैं। मानवीय इंद्रियों की सहायता से हम राजनीतिक गतिविधियों का निकटता से अध्ययन करते हैं। इस संदर्भ में प्रेसिडेंट लावेल का कथन है कि राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, न कि प्रयोगात्मक विज्ञान है। लेकिन इसमें भी तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, कुछ कमियां हैं और कुछ सावधानियां हैं। तो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के सीमाओं में हम आते हैं, यानी उसमें उसकी सीमा क्या है या उसकी कमियां क्या है। तो सीमाओं में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें विभिन्न देशों में घूमकर अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। फिर इसमें हम देखते हैं कि किसी भी संस्था के भूत और भविष्य के ज्ञान के लिए हमें अन्य पद्धतियों का भी सहारा लेना पड़ता है। और इस पद्धति में जो सावधानी बरती जाती है, सावधानी में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वास्तविक तत्वों का कभी कभी सामान्य अनुपात लगा पाना, सामान्य अनुपात से इसकी हम तुलना नहीं कर पाते हैं। और पक्षपात रहित ध्यान देना यह है कि जो भी सुपरविजन कर रहा है वह बिल्कुल निष्पक्ष हो, पक्षपात रहित निर्णय आना चाहिए, तभी जाके हम इस पद्धति में सफलता अर्जित कर पाएंगे। दूसरा है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के बाद जो दूसरी पद्धति है यह है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति जो परंपरागत पद्धति की दूसरी अध्ययन पद्धति है, उसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं बल्कि यह विकास का परिणाम है। अतः एक किसी भी प्रत्येक
गतिविधियों का प्रत्येक राजनीतिक संस्थाओं का एक अतीत होता है जिससे यथार्थ स्वरूप ज्ञान का हम प्राप्त करते हैं। इस संबंध में लास्की ने कहा कि संपूर्ण इतिहास राजनीति का दर्शन है, या ये कह सकते हैं हम कि इतिहास क्या है कि राजनीति विज्ञान से यदि हम अन्य समाज विज्ञानों से संबंधों की जब बात करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इतिहास राजनीति विज्ञान को विषय वस्तु प्रदान करता है। जब हम संबंधों की बात करते हैं तो इस ऐतिहासिक पद्धति में जो सीमाएं हैं वह है कि प्रत्येक समस्या कुछ विशिष्ट तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम होता है। तो इसके अतीत का अध्ययन हमें करना पड़ता है, लेकिन समस्या यही आती है कि किसी भी हर पद्धति में, हर परिप्रेक्ष्य में हम अतीत के आधार पर ही निर्णय नहीं ले सकते और न ही अध्ययन कर सकते हैं। तमाम ऐसी समस्याएं इस तरह की आती हैं कि वह प्रत्येक कुछ विशेष तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम होता है, और यह घटनाओं का, इसमें इतिहास क्या होता है, यह घटनाओं का विवरण मात्र होता है और इसमें नीति और कल्पना प्रलोभन का महत्व होता है जिससे यह पद्धति प्रभावित होती है। अतः हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि कल्पना के उड़ान में ऐसे नहीं उड़ना चाहिए, वास्तविकता पे ध्यान देना चाहिए, तभी सही निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। ऐतिहासिक पद्धति के बाद फिर आता है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति जो है वह ऐतिहासिक पद्धति की पूरक है। तुलनात्मक पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति का हम पूरक कह सकते हैं, और इसमें राज्य और संगठन नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसी भी संगठन का या राज्य का संगठन हो या वो नीतियां हो तो उसका तुलनात्मक अध्ययन हम इस पद्धति के अंतर्गत करते हैं। सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु हैं, उन्होंने जब क्रांति का सिद्धांत दिया था तो 158 देशों का 158 देश के संविधान का अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने क्रांति का सिद्धांत दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने सर्वप्रथम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें हम देखते हैं सीमाएं क्या है कि इसका अध्ययन करते समय परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से जो भी तुलना कर रहा है उसका परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, और जो प्रयोग करता है उसके अपने व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उसको तटस्थ रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत भावनाओं में जब वो बहेंगे तो ठीक ढंग से निष्कर्ष इसका नहीं मिल पाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि उन्हें कल्पना के उड़ान में उड़ना नहीं। तो ये हो गया। अब फिर चौथा है तुलनात्मक पद्धति के बाद आता है प्रयोगात्मक पद्धति। परंपरागत पद्धति का जो चौथा और अंतिम है प्रयोगात्मक पद्धति। इसके अंतर्गत पदार्थ विज्ञान पूरा विश्व क्या है, दिन प्रतिदिन के प्रयोगों का, राजनीति विज्ञान में क्या है, पूरा विश्व क्या है, इसकी एक प्रयोगशाला है। इसमें हम पदार्थ विज्ञानों की तरह एक लैब में बैठकर प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति में पूरा विश्व इसका प्रयोगशाला है। तो भ्रमण करके हम ठीक ढंग से पदार्थ विज्ञानों की तरह प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं। इसमें भी सावधानी हमको यही बरतना है कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है में समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। और इसके बाद ये जो परंपरागत अध्ययन पद्धति के पर्यवेक्षणात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रयोगात्मक का अध्ययन हम कर लिए, अंतिम आता है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति जो है यह निगमनात्मक पद्धति को स्पष्ट करता है और इसके प्रणेता प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो को हम लोगों ने सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे, प्लेटो को जो राजनीति विज्ञान के गुरु है, अरस्तु के गुरु है प्लेटो, लेकिन इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक नहीं माना गया, सिर्फ इसलिए कि प्लेटो के जो भी विचार, उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, मुख्य रूप से रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। रिपब्लिक में उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत,
चाहे जो शिक्षा का सिद्धांत दिया है, चाहे जो न्याय का सिद्धांत दिया है, वह सिर्फ कल्पना पर ही आधारित है, वास्तविकता से बहुत परे है। इसीलिए प्लेटो उनसे पहले विचारक हैं, लेकिन इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक नहीं माना गया। अरस्तु को ही प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है और प्लेटो ही इस दार्शनिक पद्धति के प्रणेता हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि कल्पना और तर्क की इसमें प्रधानता होती है, लेकिन कल्पना के उड़ान में इतना न उड़ जाया जाए, ये सीमाएं इसकी है, यही कमियां है कि हमें वास्तविकता से परे नहीं होना चाहिए और क्या हो सकता है के साथ समन्वय स्थापित करते रहना चाहिए। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आधुनिक अध्ययन पद्धति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।